नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 9 के हिंदी के पाठ इस जल प्रलय में की समरी बताने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इस पाठ में लेखक ने बाढ़ के आने पर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग व्यवहार तथा अलग-अलग परिस्थितियों और बाढ़ के आने पर विनाश का बड़ा ही सजग और मार्मिक वर्णन किया है। लेखक ने बाढ़ के अनुभव को इस पाठ में चित्रित किया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ के शुरू में लेखक बताते हैं कि लेखक पर्ती क्षेत्र में रहते थे। उनका गांव पर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आता था। पर्ती जमीन उसको कहते हैं जिस पर खेती नहीं होती। तो पर्ती क्षेत्र में रहने के कारण लेखक को तैरना भी नहीं आता था। लेखक का गांव ऐसा था जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते थे। लेखक के गांव में खाली पड़ी पर्ती जमीन पर हजारों लोगों की भीड़ तथा बहुत सारे जानवरों के झुंड बाढ़ आने पर इकट्ठा हो जाते थे। तो इससे लोग जो ट्रेनों में जा रहे होते थे वो उनको देखते थे तो उनको पता चल जाता था कि बाढ़ कितनी भयानक आई हुई है। तब यहाँ पर इतने जानवर और इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं। लेखक 10 साल की उम्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ काम करते रहे थे। लेखक जब हाई स्कूल में थे तब लेखक ने बाढ़ पर लेख लिखा था और प्रथम पुरस्कार पाया था। उसके बाद 1947 में जय गंगा और 1948 में डायन कोसी और हड्डियों का पुल आदि रिपोर्टाज लिखे। और इसके अलावा लेखक ने कई उपन्यास लिखे जिनमें बाढ़ की विनाश लीला के बारे में बताया। जब लेखक गांव में रहते थे तब उन्होंने बाढ़ के बारे में सुना तो था पर कभी खुद के ऊपर ये आपदा नहीं आई थी, यानी खुद कभी बाढ़ पीड़ित नहीं बने थे। लेकिन 1967 में जब वे पटना में रहते थे और पटना में बाढ़ आई थी तब उन्होंने बाढ़ को एक शहरी आदमी की हैसियत से भोगा था। 18 घंटे तक लगातार बारिश होती रही और पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर और कंकड़बाग तथा अन्य निचले इलाकों में घुस आया था। जब पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया और लेखक के शहर में भी पानी आने वाला था तो लेखक का परिवार भी घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, माचिस, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठा करके बाढ़ के पानी का इंतजार करने लगे। सुबह तक लेखक ने सुना कि राजभवन, मुख्यमंत्री निवास पानी में डूब गया है। दोपहर तक गोल घर भी जल से घिर चुका था। शाम को लेखक का भी मन हुआ कि देखे तो पानी कहाँ तक आ गया है। तो लेखक 5 बजे रिक्शा लेकर कॉफी हाउस तक चले गए। साथ में लेखक के मित्र भी थे। अन्य लोग भी पानी देखने मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल रिक्शा पर और पैदल भी जा रहे थे। आगे सड़क पर बढ़ता हुआ पानी देखकर लेखक ने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की जरूरत नहीं। मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया और रिक्शा वाले को वापस रिक्शा मोड़ने के लिए कह दिया। लेखक ने देखा होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर भी पानी फिर रहा है। यह सब देखना उसके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। गांधी मैदान की रेलिंग को पकड़े लोग यूं खड़े थे जैसे वहां से रामलीला का राम रथ गुजरने वाला हो। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ते जा रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। किसी को कोई डर नहीं लग रहा था। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान दुकानदार ऊपर कर रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। इधर का सामान उधर किया जा रहा था। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी पर पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई। लेखक अपने लिए कुछ मैगजीन्स लेकर अपने घर में आ गए। जनसंपर्क की गाड़ियां यह घोषणा करते जा रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं।
रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे, पर नींद नहीं आ रही थी। वे कुछ लिखना चाहते थे और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। उनको याद आता है कि 1949 में महानंदा नदी की बाढ़ ने भी बहुत कहर बरपाया था। तब लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। डॉक्टर साहब उसको कहने लगे कि कुत्ते के साथ वो नहीं जा सकता, तो वो बोला कि अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा। यह कहकर वो युवक नाव से उतर गया, तो उसका कुत्ता भी नाव से उतर गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे, तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी पहनकर दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था। ऐसी स्थिति में भी लोग अपना दुख भूलकर मजा कर रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। लेखक को 1947 में पूर्णिया में जब बाढ़ आई थी, उसकी भी यादें आती हैं। लेखक उस वक्त गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल और पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहां गए थे। फिर लेखक को 1937 में सिमर बनी शंकरपुर की बाढ़ की याद आती है। तब जब बाढ़ आई थी तो लेखक वहां भी गए थे, एक स्काउट बॉय की हैसियत से। वहां पर नाव के लिए जमींदार के लड़के की गांव वालों से लड़ाई हो गई थी। फिर लेखक को 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, उसकी यादें भी ताजा हो गई। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे हुए कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्काफी के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में उनकी नाव पर एक गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। और एक युवक ने घुटने पर कोहनी लगाकर फिल्मी अंदाज में कोई डायलॉग बोल रहा था। लेकिन जब उनकी नाव गोल घर पहुंची, तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियों, सीटियों और फब्तियों की ऐसी वर्षा की गई कि उन फूहड़ युवकों की सारी शैतानियां तुरंत गायब हो गई। इस तरह पुरानी बातों को याद करते करते रात के 2:30 बज गए, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों का शोर सुनकर लेखक जागे, तब पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, करलव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ पीड़ितों की मदद आज तक बहुत की थी, लेकिन अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। लेखक जल्दी से दौड़कर छत पर चले जाते हैं और छत से पानी के चढ़ने का दृश्य देखते हैं। मोटी डोली की शक्ल में पानी बढ़ता चला आ रहा था। धीरे धीरे पानी से सब चीजें ढक जाती हैं। लेखक सोचता है कि काश उसके पास कोई मूवी कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो वो इस दृश्य को कैद कर लेता। फिर सोचता है कि वो कलम से कुछ लिख ले, लेकिन लेखक सोचते हैं कि उनके पास कलम भी नहीं है, वह भी चोरी हो गई। चलो अच्छा हुआ उनके पास कुछ भी नहीं है। लेखक ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऐसी बुरी और दिल को दुखाने वाली घटनाओं को वो कैमरे में कैद करके क्या करते, और इस समय अगर वो कैमरे में मूवी बनाने के लिए लग जाते तो बाढ़ पीड़ितों की मदद की तरफ उनका ध्यान ना जाता। तो इस तरह से शायद इन कारणों से ही लेखक ने ऐसे कहा कि अच्छा है उनके पास कलम भी नहीं है और कोई मूवी कैमरा और कोई ट्रांजिस्टर भी नहीं है। लेखक इस तरह से सोच रहे थे और यहीं पर पाठ समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।